देखो सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं। ट्रांजिशन वो मेटल्स की डेफिनेशन लर्न करना ज़रूरी है। वो एलिमेंट्स होते हैं दैट हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन द ग्राउंड और एनी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दैट मीन्स देखो थोड़ा बहुत तुम्हें कन्फिगरेशन के बारे में हिंट दूँ तो एक ये फार्मूला होता है कन्फिगरेशन करने का। ये एक फार्मूला होता है आर्गन जैसे नोबल गैस NS1 to 2 N minus 2 F 1 to 14 N minus 1 D 1 to 10 and NP 1 to 6। ये हमारी कन्फिगरेशन होती है नोबल गैस। ये कन्फिगरेशन का ऑर्डर होता है फिलिंग का। ये बना लेना ज़रूरी है, क्वेश्चन ऐसे इससे सॉल्व होंगे बात बहुत सारे। मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा एटॉमिक नंबर है 40, ठीक है। अब तो तुम उसमें ग्रुप ऑफ पीरियड भी निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो इसकी हेल्प से। कैसे निकाल सकते हो, पहले कन्फिगरेशन के लिए तुम्हें ये याद होना चाहिए 2 10 18 36 54 86। ये होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 40, तो 40 से पहले आने वाला नोबल गैस कौन सी है, क्रिप्टॉन। 36, 40 में से 36 माइनस करते हैं, बचे कितने हैं 4, ठीक है। नहीं, अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो यानी कि क्रिप्टॉन नोबल गैस हो गई हमारी। क्रिप्टॉन के बाद कौन से नंबर पे नोबल गैस कंप्लीट हुई है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ शेल शुरू हुआ। इनके अंदर हम डालेंगे 5, ऊपर वाले फॉर्मूले में 5 डालेंगे तो आएगा 5 S में 2, 5S के बाद 5 minus 2 3F होता है या नहीं होता है, 3F नहीं होता। 5 minus 1 4D होता है तो 4D में जाएगा। 4D में कितना 2। और अगर कोई ग्रुप ऑफ पीरियड पूछे तो लार्जेस्ट क्वांटम नंबर हमारा पीरियड नंबर होता है। पीरियड नंबर यहाँ पे होगा 5। और ग्रुप निकालने के लिए डी ब्लॉक में जो डी इलेक्ट्रॉन है उसमें प्लस कर देते हैं 2, तो ग्रुप नंबर हो गया 4। तो अगर तुम ध्यान दो तो ये रहा हमारा 40 एटॉमिक नंबर, ये ग्रुप नंबर 4 है, ग्रुप 4 पीरियड नंबर 2, क्योंकि पीरियड 1 और पीरियड नंबर है 5, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ मिलेगा, इसकी पोजीशन हम इस फॉर्मूले की हेल्प से बता सकते हैं, ठीक है, समझ आया। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, ये कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है इन एनी ऑफ इट्स ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे एलिमेंट्स हैं तो यूजुअली जो 3D की फर्स्ट सीरीज़ होती है, 3D को बोलते हैं फर्स्ट सीरीज़, ठीक है। 4D को बोलते हैं सेकेंड सीरीज़, एंड ऐसे थर्ड सीरीज़ होती है 5D, होती है थर्ड सीरीज़, ठीक है। अगर कोई बोले क्वेश्चन में कि फर्स्ट सीरीज़ सेकेंड सीरीज़, तो फर्स्ट सीरीज़ 3D वाली है, सेकेंड 4D और थर्ड 5D। अब अगर हम बात करें कि 3D में इलेक्ट्रॉन फिल करते वक्त तो कह रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स वो होते हैं जिनके अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल मतलब D कैन बी 1 से लेकर D1 से लेकर D9 तक हो पहुँचे। D10 इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, तो वो ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाता, वो डी ब्लॉक ज़रूर कहलाता है, ट्रांजिशन नहीं कहलाता। तो ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारा डी ब्लॉक है वो एक बड़ा सेट है और उसके अंदर ट्रांजिशन मेटल्स एक छोटा सेट है। तो ऑल दी ट्रांजिशन मेटल्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल डी एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ट्रांजिशन नहीं कहलाते, वो है जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक की कन्फिगरेशन होती है, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, एटॉमिक नंबर 30। तो अगर एटॉमिक नंबर इसका 30 है तो फर्स्ट सीरीज़ के लिए 21 से लेकर 30 तक मैंने बताया, तो भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सीधा ऐसे कर सकते हो। आर्गन 4s2
3d10। तो अब इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा है कि वाई जिंक इज़ नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इसके अंदर कम्प्लीटली फिल्ड है। जिंक इज़ नॉट ट्रांजिशन। सिमिलरली हमारा आता है कैडमियम। कैडमियम की कन्फिग्रेशन होती है हमारी क्रिप्टॉन 5s2 4d10। तो कैडमियम इज़ ऑल्सो नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब एक क्वेश्चन आता है, कॉपर की कन्फिग्रेशन देखते हैं। कॉपर की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कॉपर हैज़ कन्फिग्रेशन ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी एक ही ग्रुप में ना। जिंक कैडमियम और मरकरी एक ही ग्रुप में। कॉपर की कन्फिग्रेशन देखते हैं। कॉपर की कन्फिग्रेशन है आर्गन 4s1 3d10, क्योंकि एक्सेप्शन वाली केस होती थी, है ना। बट स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड ट्रांजिशन मेटल। वाई? क्योंकि पहले इसका एस शेल से इलेक्ट्रॉनिक साइड होके डी शेल जाता है। डी शेल तो एम्प्टी थी। नहीं, डी Excitation एम्प्टी, state डी में। इसकी ऐसी रहती है। कॉपर की डी ऑर्बिटल 10 ही। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? हाँ, कॉपर का ग्राउंड स्टेट में तो कन्फिग्रेशन ये है आर्गन 4s1 3d10। बट जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो कॉपर प्लस बनता है, तो ये बन जाता है आर्गन 4s1 3d9। दैट मीन्स कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में तो हाफ फिल्ड है ना। अगर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनकम्प्लीटली फिल्ड हो तो वो भी ट्रांजिशन मेटल कहला सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है इन इट्स ग्राउंड और एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। इसीलिए जिंक अपनी किसी भी स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल नहीं होता। जिंक 2+ में कन्फिग्रेशन होती है 4s0 3d10 और जिंक 3+ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए जिंक कैडमियम मरकरी तो ट्रांजिशन नहीं कहलाते, कॉपर कहलाते। ठीक है, क्लियर है भाई? ये पहला क्वेश्चन था रीजनिंग। तो जनरल कन्फिग्रेशन हमने देख ली। जनरल कन्फिग्रेशन है n-1d ns 1 to 2। ठीक है, कॉपर और क्रोमियम में कन्फिग्रेशन में एक्सेप्शन होता है, ये याद रहेगा ना। 3d5 4s1 होता है क्रोमियम और 3d10 4s1 होता है तो कॉपर। तो कॉपर एंड क्रोमियम में एक्सेप्शन है। ठीक है, कॉपर और क्रोमियम। हाँ, कॉपर में हाफ फिल्ड हो जाती है कन्फिग्रेशन। हाफ फिल्ड कैसे हो जाती है? डी में एक चला जाता है, इसमें 3d4 होना चाहिए था, 4s2 4s और 3d। तो एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है 4s से, तो वो हाफ फिल हो जाता है। इन सब में एक होता है 3d और इसमें भी एक हो जाता है 3d5 4s1 हो जाता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड। ऐसे कॉपर क्रोमियम में, ठीक है ना, अच्छा फुलफिल होता हाफ फिल्ड होता है, कॉपर में फुल फिल्ड होता है। है। कॉपर की बात। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो हमारे ग्रुप्स एंड पीरियड्स है ना, इनके अंदर हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल सिमिलैरिटीज़। तुम्हें याद है ग्रुप में? ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़ होती हैं। देखो यूजुअली ग्रुप में क्या होता है, ऐसे होता है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये ग्रुप में सिमिलैरिटीज़ होती हैं, यूजुअली वर्टिकल सिमिलैरिटीज़ होती हैं। पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सिमिलैरिटीज़ हॉरिजॉन्टल होती हैं। दैट मीन्स 3D सीरीज़ आपस में और 4D सीरीज़ आपस में। तो तुम्हें फर्स्ट सीरीज़ याद रखनी है 21 से 30 तक, जितना याद कर सको। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। ठीक है, ये हो गए 21, 22, 23, 24 तो कॉपर क्रोमियम। ठीक है, 25 मैंगनीज, फिर FeCO निकल, यानी आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, कॉपर और जिंक। ये वाली सीरीज़ लर्न करनी है। इसका कोई तरीका बना लो अपना, STV
CMF CNC ऐसे करके लिख लो, STV CMF, ठीक है, CNCZ कुछ करके याद करना, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है ट्रांजिशन मेटल्स को अलग से क्यों बोला जाता है, डी ब्लॉक से अलग क्यों बोला हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूजुअली हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ दिखाते हैं, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटालिक लिस्टर, विद द एक्सेप्शन ऑफ क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है, कौन कौन, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैंगनीज एक ओवरऑल एक्सेप्शन रहती है, उसमें कुछ एक्सेप्शन होनी नहीं चाहिए थी, बट हाँ वो कोई अलग रीज़न की वजह से हार्ड नहीं है। देखो यूजुअली हमारे मेटल्स आयरन, कॉपर बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। जिंक ऑन दी अदर हैंड सॉफ्ट है, क्यों, क्योंकि आयरन और कॉपर ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनके अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं और डी में कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे फ़र्क ये पड़ता है, देखो इन मेटल्स में जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, मोबाइल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन सेटअप होती है, तो इसको बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जिसे हमने शायद पहले पढ़ा हो, मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग तब ज़्यादा होती है जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, ज़्यादा। मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए वाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग, ऐसे ही लिखना है NCERT के टर्म में, जब बोर्ड में लिखना हो इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, D5, क्यों, तुम बताओ मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, D5 पे आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 ठीक है। अब इस केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आने चाहिए थे D5 पे, 1 2 3 4 5, और अगर हम 4s2 ले रहे हैं सपोज, ठीक है, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्फिग्रेशन किसकी होती है, 4s2 3d5। सपोज अगर तुम्हें कन्फिग्रेशन से करना हो तो तुम ये याद रखना आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो 18 प्लस 2 SK प्लस 5 टोटल 25 है हमारा मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हमारे हिसाब से मैंगनीज शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बट ऐसा नहीं होता, ये एक्सेप्शन आती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे और अलग रीज़न लगते हैं, जब वो स्टेबल होता है तो उनके बीच में कुछ अलग टाइप की रिपल्शन सेटअप होती है, और रिपल्शन यहाँ पे जब 5d5 पे, जो अभी हमारे कोर्स में नहीं है, तो ये याद रखना कि वैसे हमारा एटॉमिक नंबर के साथ मेल्टिंग पॉइंट शुड हैव इंक्रीज, देखो इंक्रीज़ हो रहा है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये तीनों तो सेम सीरीज़ में ऊपर जा रहे हैं, अब मैंगनीज आना चाहिए था यहाँ पे कहीं और ऊपर, पर D5 में हमेशा क्या जाता है, एक्सेप्शन। फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल बढ़ता जा रहा है, ये बड़ा, फिर से कुछ एक्सेप्शन है, तो ये एक्सेप्शन इतना डिटेल में नहीं पढ़ना हमें, हमारे कोर्स में नहीं है, बट हमें ये याद रखना है कि क्रोमियम का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है इस सीरीज़ में, नॉट मैंगनीज। तो क्रोमियम क्यों, क्योंकि इसके पास भी 4s1 3d5 होता है, देखा जाए तो इसके पास हाईएस्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन है 4s के भी और 3d के भी, एक इसका और 5 इसके, टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हाईएस्ट इन 3d सीरीज इज क्रोमियम, ठीक है। ड्यू टू कौन सी बॉन्डिंग, इंटर अटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर नहीं है, ठीक है, इंटर अटॉमिक मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा व्हाट इज मेंट बाय एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो एटमाइजेशन क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमारी कहलाती है, देखो जब किसी मेटल को अगर हम आयनाइज करें, फॉर एग्जांपल हमारा मेटल है मैंगनीज, हमारा मेटल है, मैंगनीज को
सॉलिड से एटमाइज करके मैंगनीज गैस बनाना। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, अब ये भी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर। सो इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन मेटालिक बॉन्डिंग। ये भी किस पे डिपेंड करेगी? मेटालिक बॉन्डिंग। सबसे हाईएस्ट मिडिल में होती है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं मैंगनीज़ को, तो फिर भी इसमें D5 पे एक्सेप्शन इस पर भी आएगी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सीरीज़ हैव ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब अगर हम अरेंज करें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में देखें किसकी एटमाइजेशन ज़्यादा है, तो नीचे जाते हुए सपोज अगर हम बात करें हैफनियम, जिंक्रोनियम और टाइटेनियम, तो हमारे सबसे ऊपर होता है टाइटेनियम, फिर होता है जिंक्रोनियम और फिर होता है हैफनियम। तो नीचे जाते जाते मास बढ़ता है। मास बढ़ने से होता क्या है, इनकी कर्नल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कर्नल क्या होता है, मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया ना कि मेटालिक बॉन्डिंग होती है। मेटालिक बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आउटर मोस्ट शेल के होते हैं, इन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो मेटालिक बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। बट इनर के इलेक्ट्रॉन, जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे के सारे पार्ट नहीं लेते मेटालिक बॉन्डिंग में। तो इनर शेल्स प्लस न्यूक्लियस को हम एक टर्म देते हैं कर्नल। ठीक है, तो कर्नल जो होता है, कर्नल इज कंपोज्ड ऑफ इनर शेल्स, कर्नल इज इनर शेल प्लस न्यूक्लियस, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर रहते हैं। तो बॉन्डिंग में पार्ट लेता है, देखा जाए तो कर्नल अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे जैसे मास बढ़ता है, अगर हम बात करें टाइटेनियम के बाद है हमारा जिंक्रोनियम, उसके बाद है हैफनियम। इसका एटॉमिक नंबर है 22, हैफनियम का एटॉमिक नंबर है 72, सॉरी हाँ, जिंक्रोनियम का है 40 और इसका है 72। तो अगर हम बोले तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं नीचे जाते जाते, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स मेटालिक बॉन्डिंग भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मेटालिक बॉन्डिंग इंक्रीज़ होगा तो अगर हम बोले 3D में एटमाइजेशन, मतलब गैस बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगी 4D में या 5D में, तो 5D में मैक्सिमम लगेगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटर मेटालिक बॉन्डिंग होती है इन हेवी ट्रांजिशन मेटल्स, यानी 4D एंड 5D में बेटर वो मेटालिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो अगर हम मेटालिक बॉन्डिंग का ऑर्डर याद रखें तो 5D में सबसे ज़्यादा, 4D में उससे कम 3D में। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग का अच्छा, अब अगर हम एक बात करें, देयर इज जनरल प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द रेडियस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो हमें पता है आयरन, कोबाल्ट, निकल, जैसे हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, मैंगनीज, ऐसे जाएंगे क्रॉस द पीरियड। तो साइज शुड डिक्रीज, क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर, और इस वजह से हमारा प्रोग्रेसिव डिक्रीज देखने को मिलता है। बट ये इसका रीज़न दे रखा है, जब न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर करता है d ऑर्बिटल में, ईच टाइम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है एंड d की शील्डिंग पुअर है, तो इस वजह से नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज करते हैं एंड रिजल्ट्स इन डिक्रीज, जो रेडियस होता है डिक्रीज कर जाता है, रेडियस डिक्रीजेस। द सेम ट्रेंड इज़ फॉलोड फॉर एटॉमिक रेडिया इन द गिवन सीरीज। अब इसको समझने के लिए दो चीज़ें हमें समझनी है। पहला, व्हाट इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा होता है जो नेट चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को लगता है, इट इज़ इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग। तुम्हें याद होगा शायद न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट शेल है, फिर हमारा सेकेंड शेल आता है,
तो अगर सपोज़ हम बात कर रहे हैं कि सेकंड शेल वाले न्यूक्लियर इसको इलेक्ट्रॉन को कितनी अट्रैक्शन लग रही होगी, तो ये अट्रैक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। और रिपल्शन जो दो इलेक्ट्रॉन जो इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन इनर शेल से लग रही होगी उसे बोलते हैं शील्डिंग। तो नेट क्या होता है? नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेट मतलब होता है इफेक्टिव का इंग्लिश में मतलब है नेट, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो नेट होगा वो क्या होगा? सपोज अट्रैक्शन 5 यूनिट लगता है, शील्डिंग 2 यूनिट लगती है, तो नेट कितना लगा? 3 यूनिट्स अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर हम बात करें कभी शील्डिंग पुअर हो जाए, अगर शील्डिंग पुअर हो जाए तो तुम बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अगर शील्डिंग पुअर हो जाएगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला टर्म कम हो गया। सब शील्डिंग का एक ऑर्डर भी होता है जो तुम्हें याद रखना था। एस सबसे अच्छा शील्ड करता है, उसके बाद पी, उसके बाद डी, सबसे पुअर एफ। तो डी एंड एफ बहुत ही पुअर, तो डी एंड एफ शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है। एक बार इस लाइन को पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइन से सारी प्रॉपर ऐसी लर्न करनी है बोर्ड के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जैसे ही नया इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में घुसता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर के साथ, तो न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन बढ़ेगा 1 यूनिट से। बट शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट हमें पता है डी की पुअर होती है, डी इलेक्ट्रॉन की इज़ नॉट इफेक्टिव। एज अ रिजल्ट नेट अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाता है एंड आयनिक रेडियस डिक्रीजेस या एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो जनरल साइज के बारे में बता रहे हैं। अब एक टॉपिक है इससे रिलेटेड, दैट इज़ नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। डिक्रीज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। अभी हमने क्रॉस द पीरियड देखा। डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए? सपोज हम एक ग्रुप लेते हैं, जैसे यही लेते हैं, टाइटेनियम के नीचे आता है जिंक्रोनियम, के नीचे आता है हैफनियम। डाउन द ग्रुप साइज शुड इंक्रीज, ठीक है ना। साइज क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। पर हम देखते हैं जिंक्रोनियम और हैफनियम दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये पहले पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का एक रिजल्ट है दैट द सेकेंड एंड द थर्ड सीरीज़ का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इसी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, फिजिकल भी केमिकल भी। ये इफेक्ट है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज़ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? साइज़ सेम हो जाना। कौन सी सीरीज़ का? 4D एंड 5D, यानी कि 4D के एलिमेंट्स और 5D के एलिमेंट्स का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है। तो उनके जो क्या बोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो गई। तुम यहाँ पे ध्यान दो, ये ग्राफ को देखो, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो ये साइज़ उल्टा बना रखा है ग्राफ, ऊपर जाते जाते साइज़ बढ़ रहा है। तो ये 3D सीरीज़ है, ये वाली सर्कल वाली। ये 3D सीरीज़ में ये साइज़ है अराउंड 13 और 14 के बीच में रह रहा है, 12-14 के बीच में, ठीक है। अच्छा 4D में साइज़ बढ़ना चाहिए, तो 4D का जो साइज़ बढ़ना चाहिए, अब 4D का साइज़ बढ़ा, ठीक है, ये चीज़ एक्सप्लेनेबल है कि चलो 3D से बड़ा है 4D। पर तुम अगर ध्यान दो 5D के बाद हमारी आने वाली 6D सीरीज़ पे, तो 6D सीरीज़ में जो साइज़ है ऑलमोस्ट सेम है 4D के। तो 5D सीरीज़ हैज़ ऑलमोस्ट द सेम साइज एज दैट ऑफ 4D। अगर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है डाउन द ग्रुप, यहाँ पे भी इतना ही इंक्रीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ बनता, बट ऐसा नहीं हुआ, बहुत ही कम इंक्रीज़ हुआ।
नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये है हमारा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब छोटा हो जाना, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका नाम ऐसा क्यों है, लैंथेनॉइड क्यों आ रहा है इसके नाम? लैंथेनॉइड हमारी F सीरीज़ होती है, 4F। तो ये 4F सीरीज़ की वजह से हो रहा है शायद, इसीलिए। तो देखते हैं इसका रीज़न क्या है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, NCERT लैंग्वेज जो हमें बोर्ड में लिखनी है कि द रेडियाई ऑफ द थर्ड सीरीज इज वर्चुअली द सेम एज दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ द सेकेंड सीरीज। ठीक है, अच्छा, इसकी दिस फिनोमेना किस वजह से हो रहा है, 4F ऑर्बिटल के फिल होने से, वो भी हम समझते हैं क्यों। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन, फिलिंग ऑफ 4F बिफोर 5D results in regular decrease in the atomic radii known as lanthanide contraction, which essentially compensates for the expected increase in the atomic number। वो कह रहा है हमने एक्सपेक्ट किया था इंक्रीज़ होगा और वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो एक्सपेक्टेड इंक्रीज़ नहीं हुआ, दैट मीन्स कि कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ द फिलिंग ऑफ द 4F ऑर्बिटल। अब वो 4F ऑर्बिटल को देखते हैं वो क्या करता है। अगर हम फर्स्ट सीरीज़ की बात करते हैं, जो तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन सिखाई थी, उसके हिसाब से देखते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं 3D के लिए S होना चाहिए 4S और कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए आगे 4S2 3D 1 to 10। ये वाली सीरीज़ है हमारी फर्स्ट सीरीज़, इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट सीरीज़। ऐसा मैंने कैसे पता लगाया, क्योंकि जब S के साथ n नंबर होता है तो उसके साथ D के साथ n-1 होता है। इसी तरीके से हम वो सेकेंड सीरीज़ की बात करते हैं तो वो आएगा क्रिप्टन 5S2 4F14 सॉरी 5S2 4D10, अच्छा 4D10 1 to 10। ये हमारी सीरीज़ क्या है, सेकेंड सीरीज़। हम थर्ड सीरीज़ पे आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो नेक्स्ट गैस आने वाली है जेनॉन। जेनॉन की कॉन्फ़िगरेशन होगी 6S2, फिर आएगा 4F14, फिर आएगा 5D। ये हमारी सीरीज़ है थर्ड सीरीज़। ये समझ आया कैसे किया मैंने कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम देखें ये 4F सीरीज़ फिल कब हो रही है थर्ड सीरीज़ के अंदर, तो पहले 4F पूरा कम्प्लीटली फिल हो जाता है, पहले 4F कम्प्लीटली फिल होता है, फिर D ब्लॉक के एलिमेंट फिल होता है। तो यही बात वो कह रहा है 4F हमें पता है, 4F कैसी शील्डिंग दिखाता है, पुअर शील्डिंग। डाउन द ग्रुप साइज शुड इंक्रीज, यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ हुआ, यहाँ से यहाँ माइन्यूट इंक्रीज़ है या बहुत ही कम इंक्रीज़ है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब 4F की पुअर शील्डिंग है तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, हो गया था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग। अगर शील्डिंग पुअर है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा। तो साइज़ जितना बढ़ना चाहिए था, अगर सपोज़ यहाँ से यहाँ पे 10 पिकोमीटर साइज़ है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब कॉज क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉज है इम्परफेक्ट शील्डिंग बाय 4F। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा शील्डिंग ऑफ 1 4F बाय अनदर इज लेस देन 1D बाय अनदर। एज अ रिजल्ट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड देयर इज अ फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन द एंटायर 4F ऑर्बिट। तो एक लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दो चीज़ों को बोला जाता है। एक ये भी बोला जाता है कि अक्रॉस द पीरियड साइज़ बहुत रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है, ये भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और 3D और 4D और 5D का साइज़ सेम है, ये जो है
दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रास्ट। इन दोनों का रीज़न क्या है? इम्परफेक्ट शील्डिंग बाय 4F। इफेक्टिव में F सबसे अलग। हाँ, इम्परफेक्ट शील्डिंग बाय 4F, ये हमारा। इधर रेसिपी अब आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं। तो क्या करना है इस चैप्टर में? ये तो हमें पता है, अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज़ होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ होती है, ये चीज़ें नहीं पूछने वाले ज़्यादा। डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है, ठीक है, ये चीज़ें नहीं पूछने वाले हैं। मेन क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो ये टॉपिक में तुम्हारे सारे लिखे हुए मैंने क्लासीफाई किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो आने वाला है कि क्रोमियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन इज़ लो देन अदर एलिमेंट्स, व्हाई? ऐसा क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ क्रोमियम इज़ लोअर, लोअर देन अदर एलिमेंट्स, फर्स्ट आयनाइजेशन को अगर हम कंपेयर करें, इसको कंपेयर करने के लिए हम देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज़ लो, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो क्वेश्चन नंबर जैसे एटॉमिक नंबर गिवन है 24, तो सबसे पहले तुम इसकी कन्फिगरेशन करोगे। तुम अगर 24 से करोगे तो वो आएगा आर्गन 4s2 3d4। बट ये हमें पता है क्रोमियम का याद रखना है, ये कन्फिगरेशन नहीं होती। क्रोमियम की एग्जैक्टली कन्फिगरेशन होती है 4s1 3d5। अब मुझे बताओ इसकी कन्फिगरेशन देखकर कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होने वाली है, हाई या लो? फर्स्ट आयनाइजेशन लो। एक थोड़ा धीरे बोलो। हाँ, 4s1 3d5, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे, 4s से या 3d से? 4s का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है। और उसके बाद वो किस में आ जाएगा, हाफ फिल में, d5। तो d5 का कोई चेंज नहीं आता, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन विल बी लो फॉर क्रोमियम, 4s0 3d5। ये क्रोमियम है, क्रोमियम प्लस है। अब सेकेंड आयनाइजेशन अगर तुम निकालना चाहो तो सेकेंड आयनाइजेशन विल डिस्टर्ब द d5 कन्फिगरेशन। तो सेकेंड आयनाइजेशन ऑफ क्रोमियम विल बी वेरी हाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है क्रोमियम हैज़ लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन बिकॉज इसमें कोई जिंक की कन्फिगरेशन होती है 4s2 3d10। तो जिंक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, तो इसीलिए जिंक की फर्स्ट आयनाइजेशन हाई है, ये याद हो। कैल्शियम की भी होगी, कैल्शियम मर्क्यूरी की भी होगी, हाँ हो। बट जिंक की हाईएस्ट है। हम फर्स्ट सीरीज़ देख रहे हैं अभी। सब फर्स्ट सीरीज। अच्छा, ऐसे ही अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन की बात करें, क्रोमियम और कॉपर दोनों में 4s, फर्स्ट आयनाइजेशन का मतलब है क्रोमियम प्लस 4s0 3d5, और कॉपर का मतलब कॉपर प्लस तो 4s0 3d10। इन दोनों में सेकेंड आयनाइजेशन विल बी अनयूजुअली हाई, बहुत हाई है, क्योंकि